हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रकरण। उसमें का पहला जो पोषण था उसे हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। तो श्वसन से रिलेटेड आज हम सही प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। वो सभी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज हल करेंगे जो परीक्षा में ज़रूरी ही पूछा जाएगा। और एक लेक्चर को देखने के बाद इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप अच्छी तरह से फिल करते हुए प्रश्न को देखते चलिए और हम इसे अच्छी तरह से समझाते हुए प्रश्न को हल करते चलते हैं। इसका दूसरा भाग है श्वसन। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन का कहने का अर्थ है कि जलवाष्प को उड़ना। जलवाष्प पौधे से कैसे उड़ता है, किस भाग से उड़ता है। तो जलवाष्प हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होता है और उसी में रंध्र पाया जाता है। रंध्र के द्वारा ही जलवाष्प की हानि होती है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है जड़, बी में दिया है तना, सी में पत्ता और डी में फूल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि फूल, तना और जड़ से प्रकाश उत्सर्जन, जलवाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। उसमें पूछ रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं, रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा तथा टहनी के द्वारा। तो हम लोगों ने जानते हैं कि पौधे में गैस का आदान प्रदान रक्षी कोशिका के द्वारा होता है, जो रंध्र के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें जड़, तना और टहनी के माध्यम से नहीं होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसमें कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्लाइड को कितने एक्स पर देखा जाता है। तो हम लोगों ने जानते हैं कि 10x पर कंपाउंड स्कोप को देखा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो हमने श्वसन में 3 प्रकार के पदार्थ को बनते हुए देखा है। अगर वायुव्य श्वसन हो तो उसमें हमें पूर्णतः ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर अवायुव्य श्वसन हो तो उसमें इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वायवीय, बी में दिया है अवायवीय और सी में ए और बी दोनों और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो अवायवीय में ही इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। अवायवीय में तो ऊर्जा की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः खंडन होता है, लेकिन अवायवीय में नहीं हो पाता है और वह एल्कोहल का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 30.5 किलो जूल पर मोल, बी का रहा है 305 किलो जूल पर मोल, सी का रहा है 3.5 किलो जूल पर मोल और डी का रहा है इनमें कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 30.5 किलो जूल पर मोल। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं पोषण में। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अपचयन, ए में और बी में दिया है संयोजन, सी में ऊष्मा क्षेपी और डी में
ऊष्माशोषी। कह रहा है इसमें श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग श्वसन किस लिए लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए ना, ऑक्सीजन को। और जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वह ऊर्जा को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह उपचयन है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऑक्सीजन का संयोजन को हम लोग उपचयन कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप सब इसे एक बार अच्छी तरह से देख लें। अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें कह रहा है किसे कोशिका ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ है कि कौन सा है जो ऊर्जा को संचित करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे बांट देता है। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है एडीपी, बी दिया है एटीपी, सी दिया है डीटीपी और डी दिया है पीडीपी। हम लोग जानते हैं कि क्रेब्स चक्र के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है और उसका उपयोग के अनुसार उसे विभिन्न कार्यों में बांट दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। हम हमारे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है श्वसन। श्वसन का अर्थ हो गया कि हम लोग सांस लेते हैं और वायु को हम लोग क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा बनाने में उपयोग करते हैं। तो यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दिया है सांस लेना और सिर्फ छोड़ना। बी ऑप्शन दिया है श्वास, ये क्या होता है हम जानते हैं। सी ऑप्शन दिया है निश्वसन। निश्वसन का अर्थ होता है कि बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेना फेफड़े में, फिर उसे हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब नहीं करता है, सिर्फ फेफड़ा में लेने की क्रिया निश्वसन। और डी में दिया है निःश्वसन, क्योंकि यह दिया है कि फेफड़े से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। अब बी को देखते हैं। यहाँ श्वास दिया है, कह रहा है कि सांस लेना और छोड़ना। दिया है, तो इसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों चला आएगा, निश्वसन और निःश्वसन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 10 जोड़े। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। वह कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं, वह मनुष्य के लिए वो अनिवार्य नहीं है। वाष्पोत्सर्जन, यह भी सिर्फ पेड़ पौधे पादप ही करते हैं, वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। सी दिया है श्वसन और डी दिया है चलन। चलन तो मनुष्य करता है, लेकिन पेड़ पौधे चलन नहीं करते हैं, तो भी वह जीवित रहते हैं। लेकिन अगर श्वसन ना करे पेड़ पौधा और मनुष्य, तो वह जीवित नहीं रह सकता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं और क्रेब्स चक्र के उपरांत जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसमें श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा हम बाहर कर देते हैं, वही पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए में दिया है 20%, बी में दिया है 40, सी में 60 और डी में 80% दिया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें 20% ऊर्जा को बाहर छोड़ देते हैं जलवाष्प के रूप में। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि कौन सा वो वर्णक है जो ऑक्सीजन को
ऑब्जर्व कर लेता है, पकड़ लेता है। तो ऑप्शन को देखते हैं। क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, यह वर्णन का कार्य नहीं करता है श्वसन वर्णन का कार्य नहीं करता है। बी दिया है हीमोग्लोबिन, सी कैरोटीन और डी इनमें कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हीमोग्लोबिन है जो फेफड़े में पड़ी हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और विभिन्न कोशिकाओं तक बांट देता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दही को जमने में कौन सी क्रिया सहायक है? दही को जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? ऑप्शन ए दिया है किण्वन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अपवहन और डी उत्सर्जन। बताइए, प्रकाश संश्लेषण पादप में होती है तो ये तो नहीं होगा। अपवहन भी नहीं होगा। डी उत्सर्जन भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए में दिया है किण्वन। तो यह किण्वन के कारण ही अवायवीय स्थिति में दही जमता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कीटों के प्रमुख श्वसन अंग है। जो छोटे मोटे कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनका प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए दिया है फेफड़ा। उसमें फेफड़ा तो नहीं पाया जाता है क्योंकि फेफड़ा को अपना स्थान चाहिए, लेकिन कीट में बहुत छोटे होते हैं, उनमें फेफड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता है। ट्रैकिया, गिल्स, गिल कोस्ट। गिल्स तो मछलियों में पाया जाता है, जो पानी में रहने वाले होता है ना, मस्क्वाइट, उसमें पाया जाता है। और डी है इसमें गिल्स कोस्ट। तो जब गिल्स नहीं होगा तो उसमें भी गिल्स कोस्ट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ट्रैकिया पाया जाता है इसमें श्वसन अंग। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। तो पहले एडीपी में एडीपी 2 फॉस्फेट से होता है और फिर पी से वह क्रिया करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो उसमें 3 फॉस्फेट की संख्या होती है, 1, 2 या 4 नहीं होती है, 3 होती है उसमें। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वो कौन सी श्वसन है जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए दिया है वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा न बन के वह एल्कोहल बनता है, जिससे ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है। और सी तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें बी भी दे दिया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो कह रहा है अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पहले हम जान लेते हैं अमीबा और पैरामीशियम है क्या। यह एक जलीय जीव होते हैं और एक कोशिक होते हैं। सिंगल कोशिका में इसमें सेल पाई जाती है। तो जब ये एक कोशिक होंगे तो ना इसमें कोई गिल्स पाया जाएगा और ना ही कोई श्वसन ऑर्गेन विकसित रहेंगे। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया है रक्त, तीसरा दिया है गिल्स और चौथा फेफड़ा दिया है। तो इसमें गिल्स, फेफड़ा नहीं पाया जाता है, रक्त भी नहीं पाया जाता है। यह अपने कोशिका झिल्ली के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ है। जब हम श्वसन करते हैं उसका मध्यवर्ती पदार्थ कौन सा है? जब श्वसन के उपरांत पूर्णतः ग्लूकोज नहीं टूटता है तो उसका मध्यवर्ती पदार्थ कौन सा बनाता है, उसको हम जानते हैं। ऑप्शन ए दिया है HCl, बी दिया है लैक्टिक अम्ल, सी पायरुविक अम्ल और डी इनमें सभी। ऑप्शन ए में दिया है HCl तो नहीं बन सकता है। बी में दिया है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल उस स्थिति में बनता है जब हम लोग अधिक वर्क डाउन करते हैं और उस समय ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो ये अभी नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा,
पायरुविक अम्ल बनता है, मध्यवर्ती पदार्थ है पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है, मनुष्य में CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मनुष्य CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा करता है? ऑप्शन में देखते हैं हम। ऑप्शन ए दिया है त्वचा, बी फेफड़ा, सी यकृत और डी यकृत, सी वृक्क और डी यकृत। मनुष्य अपना श्वसन जो CO2 होता है वह उत्सर्जन के लिए त्वचा का उपयोग नहीं करता है, और बी फेफड़ा दिया है, सी वृक्क तो यह करता ही नहीं, यूरिन को बाहर निकालता है, और यकृत यह भी नहीं करता है, यह पित्तरस को स्रावित करता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी फेफड़ा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 20 नंबर, किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? और कौन सा जंतु है जिसमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? ए नंबर दिया है झींगा, बी नंबर सीप, सी नंबर दिया है कछुआ और डी में दिया है इनमें सभी। ए में दिया है झींगा पानी में पाया जाता है, जलीय जीव है, और इसमें गिल्स पाया जाता है, इसमें फेफड़ा नहीं पाया जाता है। सीप में भी फेफड़ा नहीं पाया जाता है। और इसमें सी में दिया है कछुआ और डी में दिया है इनमें सभी। तो इनमें सभी में ये आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कछुआ में फेफड़ा पाया जाता है और ये फेफड़े द्वारा शोषण करता है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव में ट्रेकिया की लंबाई होती है। ट्रेकिया उससे कहते हैं जो हमारी गर्दन है ना, वहाँ से लेकर और फेफड़ा जहाँ से ब्रांचेड हो, फेफड़ा जहाँ पे है वहाँ पे जो ये ट्रेकिया ब्रांचेज होती है, वहाँ से लेकर और यहाँ कंठ तक लगभग वोकल कॉर्ड जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स, वहाँ से लेकर और यहाँ तक यहाँ से ब्रांचेज होती है उसको कहते हैं ट्रेकिया। तो उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर, जिसमें डी में देखिए 35 सेंटीमीटर, बी में 25 और बी में 18, लेकिन ए में दिया है 11। तो 10 से 12 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में है, तो उसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? जो पादप होते हैं उनमें जो रंध्र पाई जाती है पत्तियों पर, उसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? ये नंबर है कर है सूर्य के प्रकाश, बी नंबर दिया है प्रकाश संश्लेषण, सी CO2 के सांद्रण और डी वायु का वेग। बताइए, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे और जो होती है रंध्र को जो ढकी रहती है रक्षी को उसका, और कहे कि हम ना खोलेंगे तो क्या कर लेगा सूर्य का प्रकाश? कुछ नहीं होता है। जैसे नागफनी का पौधा होता है ना, वो दिन में अपना रंध्र को ढके ही रहता है, वो नहीं खोलता है। इसमें दिया है सी में दिया है CO2 के सांद्रण। अगर CO2 का सांद्रण अगर अधिक हो जाए वातावरण में और रक्षी को कहे कि हम ना नहीं खुलेंगे तो वो नहीं आ सकती है। और वायु का वेग, डी में दिया है वायु का वेग कितना भी आंधी तूफान चले अगर वो ना खुले तो वह गैसों का आदान प्रदान नहीं कर सकती है। लेकिन कह रहा है यह खुलना किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश संश्लेषण पर। यह प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंड करता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 और सूर्य का प्रकाश के लिए द्वार कोशिका होती है जो रंध्र के चारों ओर पाई जाती है, वो खुलती है और अपना कार्य करती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंड करता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पौधों में O2 का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है? जो पौधा होता है उसमें O2 का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पर O2 क्या है? एक गैस है। आप लोग जानिए, कोई भी गैस हो O2 CO2 N2 कोई भी हो, उसका जो बहाव होता है, बहाव कोशिकाओं में, वह
विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। लेकिन वहीं अगर कोई वाटर आ जाए, लिक्विड अगर कोई फॉर्म में कोई भी वस्तु हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो वह परासरण विधि के द्वारा आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, O2 का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है। तो O2 का विनिमय हम जान रहे हैं कि वह विसरण प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि यह एक गैस है तो गैस का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। लेकिन लिक्विड का जो आदान प्रदान होता है वह परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया है परासरण, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये गैस है, तो गैस का आदान प्रदान परासरण विधि द्वारा नहीं होगा। बी में दिया है किण्वन, किण्वन एक प्रक्रिया इसमें नहीं हो सकता है। सी में दिया है विसरण और डी में दिया है प्रकाश संश्लेषण। यह इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। विसरण द्वारा ही O2 का या CO2 का कोई भी गैस का आदान प्रदान होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ से होता है। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो ईस्ट में नहीं, ये ईस्ट में नहीं होता है, कोशिका द्रव में भी नहीं होता है, ये पेशी कोशिका में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पादप में अनअक्षीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अनअक्षीय श्वसन कहने का अर्थ है कि उसमें ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं है, तो उसका उत्पाद क्या है। दिया है इसमें अमीनो अम्ल, नहीं ये नहीं हो सकता, अमीनो अम्ल नहीं है। वसा अम्ल भी नहीं हो सकता है। और डी में दिया है इनमें कोई नहीं, तो कोई नहीं, लेकिन एक है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का ही अंतिम उत्पाद बनाया जाता है अनअक्षीय श्वसन में। अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसको कोशिका ईंधन कहा जाता है। किसको कोशिका ईंधन कहा जाता है, ऑप्शन को देखते हैं। कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है, कहने का अर्थ है कि वो कौन सा पदार्थ है जिसको जलाने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या जिसको खर्च करने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसको हम जानेंगे। यहाँ पर कह रहा है एमिनो अम्ल, यह नहीं होगा। वसा अम्ल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब है ना, ये कोशिका का ईंधन नहीं है। ये सब एक कंडीशन पे ईंधन कहलाती है, लेकिन मुख्य रूप से ईंधन कौन सा है, तो उसको डी में दिया है सुक्रोज, लेकिन मुख्य रूप से ईंधन ग्लूकोज होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोशिका ईंधन ग्लूकोज होता है। 27 में क्वेश्चन कर रहा है, तिलचट्टे के रक्त को कहा जाता है। हमारे रक्त को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक रहती है। लेकिन तिलचट्टे के रक्त को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए में दिया है हीमोग्लोबिन, बी में दिया है हीमोलिम्फ, सी में दिया है हिपेरिन और डी में दिया है फाइब्रिनोजन। हम लोग देखते हैं कि तिलचट्टे का जो रक्त होता है वह श्वेत होता है, यानी उजला होता है, वाइट होता है। तो वह लिम्फ को भी हम देखेंगे थोड़ा सा वाइट ही दिखता है। तो हम कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं कि तिलचट्टे का रक्त हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ का बना होता है। तिलचट्टे का रक्त हीमोलिम्फ होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंचुआ का श्वसन अंग है। जो केंचुआ होता है उसका श्वसन अंग क्या है, उसमें क्या फेफड़ा पाया जाता है या गिल्स पाया जाता है या क्या पाया जाता है। आइए हम समझते हुए उसको देखते हैं। पर है केंचुए का श्वसन अंग फेफड़ा है या गिल्स है या त्वचा है या ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेकिया में कुछ कंडीशन है, वहाँ पर कुछ रिंग पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तो यह फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई भी स्केलेटल यानी हड्डी नहीं पाया जाता है, तो ट्रेकिया तो नहीं हो सकता है। इसमें दिया है गिल्स, गिल्स जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका जो रक्त होता है वह रक्त गिल्स से नहीं मिलता है और गिल्स यहाँ पर नहीं पाया जाता है, फेफड़ा भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पर त्वचा होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये त्वचा से अपना श्वसन क्रिया करते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। जो वाष्प का उत्सर्जन होता है वह कौन सी प्रक्रिया है, क्या इसे वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, या कैसे किया जाता है। आइए ऑप्शन से समझते हैं। दिया है शारीरिक, यह क्या है, वाष्प उत्सर्जन शारीरिक प्रक्रिया है, नहीं। अगर बी में दिया है भौतिक, सी में रासायनिक और डी में प्राकृतिक। यह प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, हम भी इसे कर सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है क्योंकि इसे दोबारा फिर से बनाया जा सकता है। सपोज डेट मानिए अगर हम एक कटोरा पानी लेकर उसे बर्न करते हैं और जलवाष्प में बदल जाती है और फिर उसे ठंडा करेंगे तो फिर अपने पूर्णावस्था में चली आएगी। जब कोई पादप अपना वाष्प उत्सर्जन करता है तो वह जल को खो देता है, फिर वही वातावरण में जल जब वर्षा के माध्यम से ज़मीन में आती है, जो मिट्टी पर आती है, तो फिर वह उसे लेता है और फिर वाष्प उत्सर्जन करता है। यह क्रिया चलती रहती है। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी है, भौतिक प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 मिनट में कितना बार श्वसन होता है। जब 1 मिनट में कितना बार सांस को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, उसको 1 मिनट में जब हम सांस को लेंगे छोड़ेंगे तो 1 श्वसन कहलाएगा। तो उसी प्रकार 1 मिनट में कितना हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो इसमें दिया है ऑप्शन में 72 बार। नहीं, 72 बार 60 मिनट तो होता है, 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, तो अब सेकेंड से भी ज़्यादा थोड़ी ले सकते हैं। नॉर्मल सांस उतना नहीं लिया जा सकता है। यह 10 बार भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत कम हो सकती है। 50 बार भी नहीं होगा। ये सी नंबर 14 से 16 बार हम 1 मिनट में सांस को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी फसलियाँ पाई जाती है। और फिर अगला प्रश्न, रक्षी कोशिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर आप लोग पढ़े हुए हैं, इसका हम समझा दिए हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर दिए हैं 2 प्रश्न। आप इसे अच्छी तरह से हल कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसे और बेहतर करके बनाऊंगा। एवं अपना मत कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और इसके आगे मैं यह श्वसन है, इसके आगे मैं वहन को पढ़ाऊँगा और उसका पूरा समझते हुए प्रश्न को हल करते जाऊँगा। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसे समझते से हम लोग चलते हैं। और मैं वादा करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप बहुत अच्छे स्कोर कर जाइएगा। और मैं इस वीडियो के बाद मैं कुछ बताऊँगा, जो टिप्स बताऊँगा, जो कैसे लिखना है परीक्षा में, कैसे लिखना है उसके बारे में एक और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊँगा। इसके लिए आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें पढ़ाने के लिए उत्सुक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।